हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय वेक्टर्स दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। थ्योरी में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल्स गिवन हो किसी पैरेललोग्राम के, यहाँ पर D1 एंड D2 गिवन है, से D1 D2 रिप्रेजेंट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इनफैक्ट अगर आपको लिखना है एरिया वेक्टर, आपको ध्यान में होगा एरिया इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। और अगर हमें लिखनी है मैग्नीट्यूड तो हम मॉड डाल के इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे, एक था डिटर्मिनेंट मेथड, एक था 2312 वाला मेथड। सही तरीका अगर आपको बोर्ड के लिए करना है, स्कूल के लिए करना है, तो आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड ही करोगे। अगर आपको MCQ शॉर्ट में करना है तो आप 2312 वाला मेरा रूल अप्लाई कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 प्लस j कैप, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 इंटू 1 इज 2, -3 इंटू 4 यानी कि 12 प्लस k कैप, 1 इंटू 2 यानी कि -9, इधर हो गया -1। ठीक है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये बन जाएगा 10i कैप -10j कैप -10k कैप। थोड़ा सा 10 अगर आप कॉमन रख लो, आपके पास बचेगा i कैप -j कैप -k कैप। दिस कम्स आउट एरिया वेक्टर। खैर, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ एरिया पूछा गया है, तो मैंने तो उसको एरिया को इसलिए वेक्टर एज्यूम कर लिया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फ़िलहाल एक बार वेक्टर में आनी थी। हमारे पास क्वेश्चन में एरिया को एज ए वेक्टर लेने का कुछ भी कंसर्न नहीं है। ओके, तो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये आप लिख सकते हो 5 को एज सच, तो ये सिंप्लीफाई आप खुद करना, यू विल गेट दिस वैल्यू एज 5√3। ओके, आपको याद होगा हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कैसे की थी, अंडर रूट ऑफ ax² प्लस ay² प्लस az²। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर whose rectangular components are given। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर साइड में लिखा हुआ है, लैमिस थ्योरम है हमारे पास। लैमिस थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, बट तब हमने इसका प्रूफ नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे आफ्टर डूइंग वेक्टर प्रोडक्ट, सो इट इज़ अ टाइम टू गो फॉर लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम में हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 वेक्टर्स हैं ABC सच दैट इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है। हम लोगों ने पहले वेक्टर्स में ये पढ़ रखा है कि अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, देन दीज 3 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। Say this is vector A, this one is vector B, this one is vector C। ध्यान से देखो, तीनों का साइक्लिक ऑर्डर सेम है। अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है, देन वी कैन से दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये ABC एंगल्स कौन से दिए हैं। B एंड C वेक्टर के बीच में एंगल दिया है A, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है। मुझे वैसे पता है क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। A एंड C के बीच में एंगल है हमारे पास B। देखो मैं एंगल कैसे बना रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस लाइन को आगे, ठीक है, ताकि टेल के ऊपर टेल आ जाए। हमें पता है दो वेक्टर्स के बीच एंगल देखने का तरीका क्या है, या हेड के ऊपर हेड होना चाहिए या टेल के ऊपर टेल होनी चाहिए।
Similarly, angle between A and B can be written as angle capital C. Clear? This is B. अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी एंगल गिवन है, हमें ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर जो है इसका रिजल्टेंट 0 गिवन है. वी आर गोइंग टू प्रूव ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी. ओके, जो हमें गिवन है वहां से शुरुआत करते हैं. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी. सी वेक्टर को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो 0 माइनस सी वेक्टर हो जाएगा. आंसर विल बी माइनस सी वेक्टर. यहाँ पर अगला स्टेप एक ट्रिक है. ट्रिक में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन की दोनों तरफ ए क्रॉस यानी कि ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ. उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर होगा. यहाँ पर लेफ्ट साइड में वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी. ओके, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी. हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. तो माइनस ऑफ ए क्रॉस सी कितना होगा, सी क्रॉस ए. क्लियर? ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि एंगल कितना होगा, वेक्टर ए का ए के साथ एंगल होगा 0 डिग्री और साइन 0 होता है 0. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. आई कैन राइट डाउन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए. डन. नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, अगर हमारे पास है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज C, तो आई कैन राइट डाउन ए बी साइन कैपिटल C इज इक्वल टू सी ए साइन कैपिटल B. क्लियर? देखो ये वेक्टर्स दोनों इक्वल थे. अगर वेक्टर इक्वल हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होगी. यानी कि मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकता हूँ. अगर ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी. मैग्नीट्यूड्स को मैं इक्वल कर सकता हूँ. क्लियर? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड से a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, b साइन c इज इक्वल टू c साइन b. अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, आई कैन राइट डाउन b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होंगी. इसके बाद हमने शुरुआत की थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से. c को हम शिफ्ट कर गए थे राइट साइड में. अब गेम में छोटा सा आप ट्विस्ट ला सकते हो. आप a प्लस सी को लिख लो इक्वल टू माइनस बी. क्लियर? और अब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो विद b. नाउ यू कैन गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट विद, ना बेटर है c, क्रॉस प्रोडक्ट विद c. अब आप लोग c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसको सॉल्व करके देखो, आपको कुछ न कुछ रिजल्ट मिलेगा. क्रॉस के c के साथ आपने लिया क्रॉस प्रोडक्ट. अब मैं कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करूँगा. आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम. ये आप लोग खुद सोचते रहना कि मैंने क्या क्या कर दिया, क्योंकि बिल्कुल पिछले वाला केस है. फटाफट से कर रहा हूँ. मैंने जो वैल्यूज 0 होती थी फटाफट 0 कर दी. यहाँ पर a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a अप्लाई कर दिया. यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल फाइंड दैट a बाय साइन a will come out equal to b by sin b. On solving you will get this value. Now if you compare equation number 1 and 2, या if you see कि इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ्ट साइड है b बाय साइन b, इक्वेशन नंबर 2 में वो राइट साइड है. मीन्स इफ वी यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी कैन राइट डाउन a बाय साइन a is equal to b by sin b is equal to c by sin c. तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा. a by sin a
is equal to b by sin b is equal to c by sin c, which is Lami's theorem. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टिप्स ऑफ वेक्टर्स a, b and c. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस पर क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स दिए हैं. बेसिकली वो किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक बार क्वेश्चन आप लोग दोबारा से पढ़िए. क्या लिखा है, ये जो ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स नहीं है. ये क्या है, टिप ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल. सपोज मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ओ एक्स वाई जे. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के 3 टिप्स हैं. इन 3 टिप्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय 3 वेक्टर्स. दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी. ओके, एंड say OA is vector A, OB is vector B and OC is vector C, and we have to find out area of this triangle. अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था. तरीका था एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, ABC. इसका फॉर्मूला था हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स. 2 साइड्स को भी ले सकते हो आप, AC एंड AB ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. AC क्रॉस AB, कोई भी 2 साइड्स ले लो. हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करनी है, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ना हमारे पास कंसर्न क्या है कि हमें AC एंड AB गिवन नहीं है. हमें तो ये स्मॉल वेक्टर्स ABC, मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ वेक्टर्स ABC गिवन है. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वी नीड टू फाइंड आउट वेक्टर AC. फॉर दिस प्लीज रेफर ट्रायंगल OAC. प्लीज रेफर ट्रायंगल OAC. मुझे क्या चाहिए, वेक्टर AC. मुझे चाहिए वेक्टर AC. ये वाला वेक्टर चाहिए, थोड़ा सा आगे आ गया था. We need vector AC. If we use triangle law of vector addition, we can say that OA plus OC OA plus AC इन दोनों का cyclic order same है, is equal to third vector taken in opposite cyclic order, that is OC. We need AC. AC को एक तरफ रख लेते हैं. OC की वैल्यू डायग्राम में C वेक्टर और OA की वैल्यू A वेक्टर गिवन है. Say this is equation number 2. हम ऐसा करते हैं, साथ के साथ वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा. AC की वैल्यू C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये रहा C वेक्टर. 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस A वेक्टर कितना है, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखोगे, i कैप के साथ i कैप, 3 माइनस 1 हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप. 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. 2k कैप प्लस 3k कैप यानी कि 5k कैप हमारे पास हो जाएगा. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट अस रेफर ट्रायंगल OAB. ट्रायंगल OAB, क्योंकि मुझे चाहिए AB, ठीक है ना. वी नीड AB. तो OA प्लस AB का साइक्लिक ऑर्डर सेम है. OA प्लस AB का साइक्लिक ऑर्डर सेम है. दिस इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. यानी कि वेक्टर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OB माइनस OA. OB माइनस OA. OB की वैल्यू, OB कौन सा वेक्टर है, B. OA वेक्टर कौन सा है, A. तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट B, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम B. वैल्यूज पुट कर सकते हैं. 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस
वेक्टर ए की वैल्यू पुट की जा सकती है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप k कैप प्लस 3k कैप मीन्स 4k कैप। मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अदरवाइज तो अप्रोच सही है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। AC एंड AB हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं। वी आर सिंपली गोइंग फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इस बार मैं अप्लाई करूंगा डिटर्मिनेंट मेथड, ताकि ऐसा ना हो कि जुगाड़ लगाते लगाते आप डिटर्मिनेंट मेथड को ही भूल जाओ। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट AC क्रॉस AB। AC क्रॉस AB के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप, आपको याद होगा। फिर हमने लिखा था AC वेक्टर पहले लिखेंगे। AC वेक्टर में 2j कैप है नहीं है, 0 k कैप के लिए 5, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4 कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमने कहा था पहले आई कैप लिख लो, फिर माइनस जे कैप लिख लो, फिर हमने कहा था प्लस के कैप लिख लो। मैंने कहा था बीच में एक माइनस साइन तो आएंगे ही आएंगे, इतना आपको याद होगा। तो जब आई कैप के लिए लिखना है तो आई कैप वाली रो एंड कॉलम काट दो। 0 इंटू 4 0, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। क्लियर? आगे चलते हैं जे कैप। अब जे कैप वाली रो एंड जे कैप वाली कॉलम को काट दो। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15। अब के कैप वाले रो और कॉलम को काट दो। -4 and 0. We can write down 10 I cap plus 7 J cap minus 4 K cap. This is equal to AC cross AB. बट हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको याद है, अगर हमें किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मेथड है, बोलो भाई, AC क्रॉस AB। ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? जल्दी से बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 49 प्लस 16 रूट ऑफ 165। ठीक है, तो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास कितना आएगा? हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 165। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया है कि एक पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रही है, फोर्स F इज नॉट गिवन टू अस, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स पार्टिकल हैज सर्टेन लीनियर मोमेंटम। और उस लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स Px यानी कि मोमेंटम अलोंग x एक्सिस एंड Py यानी कि मोमेंटम अलोंग y एक्सिस हमें गिवन है। यू कैन नोटिस दैट दीज components depend upon time, यानी कि momentum is a function of time, and in question हमसे पूछा गया है find the angle between momentum and force acting on the particle. Clear? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पता होना चाहिए वो है हाउ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये है स्टैंडर्ड फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये फार्मूला हमने अभी फॉर्मली नहीं पढ़ा, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फार्मूले का याद होना जरूरी है। F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फॉर दिस क्वेश्चन या कह लो फॉर दिस चैप्टर यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब लीनियर मोमेंटम P को हम लिख सकते हैं Px i कैप प्लस Py j कैप। क्या ये स्टेप क्लियर है? लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। वी कैन राइट डाउन इट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। Px की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप फॉर y डायरेक्शन। क्लियर? मुझे चाहिए f।
एफ का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मैं मोमेंटम का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। ये हो गया हमारे पास। cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा, माइनस साइन टी, ये हो जाएगा माइनस 2 sin t i कैप वैसे का वैसा, साइन टी का डेरिवेटिव होता है cos t माइनस 2 cos t j कैप हो जाएगा। दिस इज फोर्स F। क्लियर? ऐसा करते हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है P एंड F वेक्टर के बीच एंगल ढूंढो। हमने वेक्टर्स में ही ये बात पढ़ी है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना हो तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें दो वेक्टर्स A एंड B के बीच में एंगल लिखना हो तो हम लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन AB। याद है आपको? बढ़िया। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A डॉट B। A डॉट B की जगह क्या हो जाएगा, P डॉट F। डॉट प्रोडक्ट P डॉट F हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट आपको याद होगा कि हमने A डॉट B को कैसे कैलकुलेट किया था अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो। हमने लिखा था AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, यही था बेटा। हमने कहा था यहाँ कोई I कैप J कैप K कैप नहीं आना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, आंसर इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। तो P डॉट F इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 4 साइन टी इंटू कॉस टी, आई कैप जे कैप नहीं आना, प्लस यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले गए पी वाई एफ वाई, 4 साइन टी इंटू कॉस टी। सॉल्व कर लो राइट साइड को, दिस कम्स आउट 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। It means that linear momentum is perpendicular to vector F. P and F are perpendicular to each other. Means जो required question था कि angle between P and F क्या है, answer is angle is 90 degree. Clear? डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 आ गया तो डेफिनेटली ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको इस कंसेप्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से करेंगे। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, बट वो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स +2 में जाके पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक ही पढ़ते हैं, ये भी एडिशनल ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं A, B एंड C। अगर इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए A डॉट B क्रॉस C, तो आंसर इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। चेक करते हैं कैसे। B क्रॉस C तो एक वेक्टर होगा, मान लो वो D है, मैंने एज्यूम कर लिया वेक्टर D इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस C। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बच गया, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो हमेशा क्या आता है, स्केलर। तो आंसर इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो A डॉट B क्रॉस C इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोग फिजिक्स में इसको कैसे या कहाँ यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं जिनके लिए हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है AX AY AZ के कैप। सिमिलरली B वेक्टर के लिए BX BY BZ, एंड इन द सेम वे फॉर वेक्टर C we can write CX CY एंड CZ। इस सेंस से लिख सकते हैं। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का मेथड सीधा डिटर्मिनेंट मेथड लग जाएगा।
बट ध्यान देना है यहाँ पर गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी तक आपने जो डिटरमिनेंट मेथड यूज किया उसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चों। यहाँ पर चेंज आएगा, जो वेक्टर सबसे ऊपर लिखा है वो लिखोगे ax ay az, bx by bz, सिमिलरली cx cy cz। इस तरह से आप इसको लिख के सॉल्व करोगे, बाकी अप्रोच वही रहेगी। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, वहाँ पर ax ay az आ जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक्सपेंड करके देखिए। मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखूंगा, बाकी की आप लोगों को खुद ट्राई करनी है। मैंने आपको सिखाया क्या था, ax यहाँ पे आई कैप आता था, फिर माइनस ay, फिर प्लस az। याद है आपको, बीच में मैंने क्या कहा था, माइनस साइन भी डाल दो। फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काट दो, ये लिख दो क्या आ जाएगा, by cz माइनस cy bc। एंड सिमिलरली आप बाकी की दोनों टर्म्स भी कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमें फायदा क्या है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेललोपाइड है जिसके तीन साइड्स तीन वेक्टर्स a एंड b के साथ रिप्रेजेंट की जा रही हैं। वी हैव अ पैरेललोपाइड एंड इसकी तीन एडजेसेंट साइड्स are represented by three vectors a, b and c like this। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड is given by scalar triple product। वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड, अगर मैं इसको लेबल करूं a b c d e f g h, ठीक है। तो इस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है, volume of parallelopipe is given by A dot B cross C। क्लियर जी। अब अगर किसी केस में ये वॉल्यूम जीरो हो, इफ वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम जीरो होगा कब बेटा, वॉल्यूम तभी जीरो होगा जब पैरेललोपाइड बनेगी नहीं। पैरेललोपाइड कब नहीं बनेगी, जब तीनों वेक्टर्स एक सेम प्लेन में होंगे। ए बी सी एक ही प्लेन में है, थ्री डायमेंशन में नहीं है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो पैरेललोपाइड नहीं बनेगी। उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं अगर वॉल्यूम जीरो है, या अगर हम ये भी कह सकते हैं अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, देन इट मीन्स दैट all three vectors a b and c lies in same plane। इन तीनों वेक्टर्स का प्लेन सेम होगा, प्लेन अलग अलग नहीं हो सकता, एक वॉल्यूम वाली फिगर बनेगी ही नहीं। क्लियर। अब इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का या प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि आपको साइड्स नहीं गिवन, पैरेललोपाइड की साइड्स नहीं गिवन, बल्कि आपको क्या गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, या आपको पोजीशन वेक्टर कह लो गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक पैरेललोपाइड है, इस पैरेललोपाइड में हमें तीन वेक्टर्स देने की जगह, तीन साइड्स के वेक्टर देने की जगह हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए गए। ये चार पॉइंट्स दे दिए गए ए बी सी डी। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स या कह लो आपको ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी गिवन है। इंस्टेड ऑफ गिविंग ए बी बी सी सी डी, ठीक है, आपको ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी गिवन है। तो अगर ये वैल्यूज गिवन है, मान लो आपको ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, तो हम ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अगर चार पॉइंट्स ए बी सी डी गिवन है, तो अगर हमें पैरेललोपाइड का वॉल्यूम ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर
AC वेक्टर एंड AD वेक्टर। हम इन तीनों को कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड देन वी कैन फाइंड आउट AB डॉट AC क्रॉस AD। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। हाँ, ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि आपका आंसर नेगेटिव आ जाए। डॉट प्रोडक्ट में भी नेगेटिव आल्सो, बट हम अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो नेगेटिव होने से रहा तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप उसको पॉजिटिव कर लेना, उसकी सिर्फ जो मॉडुलस ले लेना, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हुए वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। क्लियर? मैं इसको रोटेशन में ले सकता हूँ, मतलब A को घुमा के इधर ले आता हूँ, मैं लिख सकता हूँ B डॉट C क्रॉस A। समझ आया? ये A इधर चला गया। अब मैं B को घुमा के इधर ले जा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप A डॉट क्रॉस को चेंज कर रहे हो बट वेक्टर्स के ऑर्डर को, उनके साइक्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हो। आप उनके साइक्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हो। अगर साइक्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं करते, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हो, तो आप डॉट एंड क्रॉस को इस तरह से रोटेट करके यानी कि अदल बदल के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। We are going to prove vector A minus B magnitude is less than or equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B. We are going to prove this result using geometry. For this, I will draw 2 vectors A and B. This is vector A, दिस इज वेक्टर B। क्वेश्चन में मुझे A माइनस B वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर वेक्टर B का नेगेटिव यानी कि माइनस B वेक्टर लिखूँगा और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूँगा। दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर R एंड बड़ा क्लियर है कि वेक्टर R विल बी इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। क्लियर? अब अगर हम लोग इससे एक ट्रायंगल लेके चलें, से दिस इज पॉइंट A, B एंड C, तो जो AB लेंथ है वो क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। जो BC लेंथ है, ये साइड है, वो बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस B, या सिंपली वेक्टर B की मैग्नीट्यूड भी लिखा जा सकता है। और जो साइड AC है इस ट्रायंगल में वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, या जिसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B भी लिखा जा सकता है। अब ये एक ट्रायंगल बन गई ABC। ट्रायंगल में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ रखा है, किसी भी ट्रायंगल के लिए 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से डेफिनेटली बड़ा होता है। यहाँ पर मैं 2 साइड्स लूँगा, AB and BC. I can say that AB plus BC is definitely greater than AC. AC की वैल्यू कितनी है अपने पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B। इट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सिंपल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये रिजल्ट प्रूव हो रहा है, बट इसमें इक्वलिटी वाला साइन अभी भी मिसिंग है। तो इक्वलिटी वाले साइन को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। इक्वलिटी का साइन तब आता है जब ये 2 वेक्टर्स सेम लाइन के अलोंग एक्ट करें। सेम लाइन का मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो सकता है। यहाँ पर इस इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। इज दैट ओके? मैं समझाने के लिए मान लेता हूँ वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स और वेक्टर B की मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ 4 यूनिट। तो राइट साइड में मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। दिस कम्स आउट
9 यूनिट्स। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि इक्वालिटी कैसे आएगी। आप याद कैसे रख सकते हो, जब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। अब मुझे इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ये वेक्टर b है तो माइनस बी वेक्टर इसी तरफ होगा। दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी वेक्टर। अगर आप देखो वेक्टर a एंड माइनस बी वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपको इनकी मैग्नीट्यूड्स को सीधा ऐड ही करना होगा। यानी कि आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को रेफर करो तो आपको समझ आ जाएगा कि a वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। तो ये इक्वालिटी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। बट ये प्रूव कब हुई है, जब एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री है तो ये इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को अगर हम यूज़ करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्लियर? अब हम लोग इसी तरह से एक और इक्वालिटी प्रूव करेंगे। इस बार मेरे पास ये दो साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर साइन आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस इन इक्वालिटी। सेम अप्रोच है, ठीक है। मेरी डायग्राम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैं वंस अगेन क्या यूज़ करूँगा, प्रॉपर्टी ऑफ और ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो उसमें मैं कोई भी दो साइड्स ले सकता हूँ। इस बार मैं दो साइड्स कौन सी लूँगा, AC एंड CB, इन दोनों का सम बड़ा होगा AB से। क्लियर? AC वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B। मैं CB को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। AB की मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। मेरे ख्याल से ये इनइक्वालिटी आपको क्लियर होगी। अब इक्वालिटी वाले पार्ट को प्रूव करना बाकी है। मैं इस पर मान लेता हूँ कि मेरे पास वेक्टर A एंड वेक्टर B दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा बिटवीन वेक्टर A एंड B इज 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ वेक्टर A की मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड वेक्टर B की मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे सिंबल्स में। यहाँ पर मुझे स्मॉल a स्मॉल b लिखना चाहिए था, क्योंकि हमने ऊपर सारी जगह सिंबल स्मॉल a b ही यूज़ किए हुए हैं। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस कम्स आउट 1। ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। A माइनस बी वेक्टर इसी तरफ आएगा। मुझे वेक्टर A में माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। A वेक्टर में माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये ऑन कैलकुलेशन मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3 यू कैन कंक्लूड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B। ये हुआ कब? ये तब हुआ जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री थी। यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री है तो इक्वालिटी आएगी। अगर एंगल 0 डिग्री के अलावा कुछ भी और एंगल है तो ये क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4 we can say that using equation number 1 and 4 we can say that magnitude of vector A minus B is greater than or equal to magnitude of vector A minus magnitude of vector B, and hence proved. Next question. 4 persons ABCD are at corners of a square of side A। 4 लोग एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ A है उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है।
A, B, C एंड D। चारों के चारों एक साथ मूव करना शुरू करते हैं विद सेम स्पीड v। A B की तरफ जा रहा है, B C की तरफ, C D की तरफ और D A की तरफ। A जा रहा है B की तरफ, B जा रहा है C की तरफ, C जा रहा है D की तरफ और D जा रहा है A की तरफ, और सभी सेम स्पीड v से जा रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन गिवन टू अस। अब समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या क्या है, जैसे ही ए थोड़ा सा आगे जाएगा, मैं एग्जैक्टली डायग्राम कभी भी नहीं बना पाता, सिर्फ आपको समझना है। जैसे ही ए थोड़ा सा आगे जाएगा, बी थोड़ा सा आगे जाएगा, सी थोड़ा सा जाएगा आगे, डी थोड़ा सा आगे जाएगा, तो अब इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। तो होगा क्या, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। अब देखो, ए ने चलना शुरू कर देना है बी की तरफ, बी ने चलना शुरू कर देना है सी की तरफ, सी ने चलना शुरू कर देना है डी की तरफ और डी ने चलना शुरू कर देना है ए की तरफ। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहेगी। ये मैंने थोड़ी देर बाद बनाया है, बट एक्चुअली तो ये हर पल लगातार इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। आइडली तो ये कुछ इस तरह से मूव करते हुए आपस में ये मीट करेंगे एट सेंटर। बट इसमें जो पॉइंट समझने वाला है, ये हमेशा मूव करते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे। कहीं पे भी अगर हम देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी पॉइंट लेता हूँ, मान लो डी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो यहाँ पर एक क्या बनेगी, स्क्वायर। हालांकि मेरी डायग्राम इतनी बढ़िया नहीं बनी है, तो ये एक स्क्वायर यहाँ पे बनेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से ऐसे ही एक स्क्वायर बनेगी। तो लगातार इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और ये एक स्क्वायर के हमेशा वर्टिसेस के ऊपर रहेंगे। जैसे किसी टाइम पे मान लो ए यहाँ पर है, बी इधर है, सी यहाँ पर है और डी इधर है, तो सभी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ए इस तरफ जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है और डी इस तरफ जा रहा है। डायग्राम क्लियर हो रही है आपको? इफ़ यू लुक केयरफुली, ये जो डिस्टेंस ए डी है, ए बी है, बी सी है या सी डी है, ये डिस्टेंस लगातार कम होते चले जा रहे हैं। एग्री? सेकंड पॉइंट देखो, ये एंगल हमेशा कितना बना रहेगा, 90 डिग्री बना रहेगा। हमेशा ये एक स्क्वायर बनी रहेगी। ओके, जब ये मिलेंगे तो जो एडी डिस्टेंस है वो कम होके कितना हो जाएगा, जब टाइम 0 है तो एडी डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी के बराबर। व्हेन पर्सन्स मीट ईच अदर, एक दूसरे को मिलेंगे, उस समय इनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। डिस्टेंस बिटवीन पर्सन्स विल बिकम, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन्स विल बिकम 0। ये क्लियर है? ये सिर्फ एडी नहीं होगा, ये ए बी भी होगा, बी सी भी होगा और सी डी भी होगा। यहाँ पे भी यही कहानी है, ए बी बी सी सी डी सबकी वैल्यू स्मॉल डी ही है। क्लियर? मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, इनका डिस्टेंस d से कम होके 0 हो जाएगा और ये मूव करते हुए हमेशा एक स्क्वायर बनाएंगे, हमेशा एक स्क्वायर बनाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब समझते हैं कि ये अगर हमेशा एक स्क्वायर बनाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है। ये है ए, मूव कर रहा है विद स्पीड बी वी, ये है डी विच इज मूविंग विद स्पीड वी। क्लियर? अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेटिव चेंज देखूं कि पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम इनके बीच डिस्टेंस कैसे कम हो रहा है, यानी कि इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पर्सन्स, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास कितनी आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास इस केस में आएगी v। v relative is equal to v relative is equal to v
इनके बीच का डिस्टेंस कितना है शुरू में, d। ध्यान से जो पॉइंट समझना है, ये डायग्राम स्टार्टिंग की हो सकती है, बट मैं अगर किसी भी पॉइंट पे देखूं, कहीं मर्जी ये चारों के चारों पर्सन्स हों, हमेशा d और a के मोशन के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री रहने की वजह से हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी, v। रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन v। रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो कितना होगा, a और d के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर होना है, d। d फाइनल 0 हो जाएगा, d माइनस 0 तो d हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस विल बी गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि v अपॉन d अपॉन v। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डिस्टेंस का फंडा पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम लोग इसको एक बार दोबारा से फोकस करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन पढ़ रखा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद करवा रहा हूँ। किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। ये था मेरे पास पर्सन A, ये है पर्सन D। A जा रहा है विद स्पीड v और D भी जा रहा है विद स्पीड v। मुझे इन दोनों के बीच में इस लाइन के अलोंग, कौन सी लाइन के अलोंग, लाइन AD के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। अगर मैं AD को y एक्सिस मान लूँ तो मुझे y एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। I want to find out relative velocity of A with respect to D या D with respect to A, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ D। वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, v i कैप। वेलोसिटी ऑफ D कितनी है, माइनस v j कैप। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y एक्सिस मान लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू D कितनी है मेरे पास, v i कैप प्लस v j कैप। बट मुझे पूरी वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस में देखो तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग सिर्फ कितनी वैल्यू है, v है, हमें i कैप नहीं लेना है। What is distance या displacement covered along y axis? y axis के along displacement कितना कवर होना है बेटा, d होना है। तो मेरे पास टाइम कितना बन जाएगा, d बाय v। अब पिक्चर थोड़ी सी आगे से क्लियर हो गई, बट स्टिल इसके बाद आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि सर जैसे ही ये पार्टिकल मूव करेंगे वैसे ही x और y एक्सिस तो चेंज हो जाएंगी, फिर आप इसको कैसे मान रहे हो कि सीधा आंसर d बाई v आ जाएगा। देखो बेटा, हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, मैं मान लेता हूँ कि कुछ देर बाद ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई। आई एम नॉट, इनफैक्ट I will never be able to draw a good diagram, but still you can understand that कि अब A यहाँ पहुँच गया, B यहाँ पहुँच गया, C यहाँ पहुँच गया, D यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अभी अगर आप देखो A जा रहा है along इस तरफ, B की तरफ, D जा रहा है A की तरफ। अब अगर मैं इसे X एक्सिस और इसे Y एक्सिस मान लूँ तो कंसेप्चुअली फिर से इनके बीच में रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी between A and D, relative velocity between A and D will always remain v along this line। और इसी लाइन के along A और D के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना कवर होना था, D। मीन्स आप समझने के लिए जो बेहतरीन डायग्राम है, समझने के लिए आप क्या करो, अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह से एक स्क्वायर बनाओ, A B C D, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बनाई है, नोटबुक के ऊपर एक स्क्वायर बनाओ, बन जाएगी। अब आपको इमेजिन क्या करना है कि इस स्क्वायर का साइज ऐसे धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, स्क्वायर का साइज श्रिंक हो रहा है, और साथ में आप इस कॉपी को घुमाते चले जाओ,
ठीक है, आपको लगभग यही फीलिंग आएगी कि ये पार्टिकल आगे मूव भी कर रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कम भी होता चला जा रहा है। ठीक है, तो जो घुमाना है वो तो ऊपर ऊपर से है, बाहर से आप लोग घुमा रहे हो, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। और डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो यही सिचुएशन आ रही है, डिस्टेंस कम होना कितना है, स्मॉल डी, डिस्टेंस कम होना है, कितने टाइम लगेगा, टाइम लगेगा d/v, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा AD के अलॉन्ग तो v ही रहेगी। ठीक है, अभी भी मुझे पता है कि आप लोगों को 100% समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं, अगर समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आया तब भी चिंता नहीं करनी, फिलहाल इस क्वेश्चन को एक बार हल्का फुल्का सा मैनेज कर लेना, कोऑपरेट कर लेना। जैसे जैसे रिलेटिव मोशन पे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये क्वेश्चन खुद ब खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बार मैं एक स्क्वायर की जगह एक ट्रायंगल लेता हूँ। इस ट्रायंगल के एजिस के वर्टिसेस के ऊपर 3 पार्टिकल्स है ABC। तीनों पार्टिकल्स के बीच में स्टार्टिंग में डिस्टेंस है d। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। B जा रहा है C की तरफ, C जा रहा है A की तरफ, A जा रहा है B की तरफ विद सेम स्पीड v। सेम सिचुएशन है, पिछली बार 3 पार्टिकल लिए गए थे, इस बार पिछली बार 4 पार्टिकल लिए गए थे, इस बार हम लोग 3 पार्टिकल्स यहाँ पर लेंगे। अब ये पार्टिकल्स भी कहाँ मिलेंगे, ये पार्टिकल्स भी मिलेंगे सेंटर के ऊपर, सेंटर या सेंट्रॉइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर मीट करेंगे। और जब भी ये मूव करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस लगातार कम होता चला जाएगा और ये कहीं मर्जी हो, ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाते चले जाएंगे। हमेशा यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, बेशक वो घूमती रहेगी, बट देयर विल बी ऑलवेज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये सभी पार्टिकल्स इस छोटी होती हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर ही रहेंगे। मींस हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। देखते हैं कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बने रहने से रिलेटिव वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास है ये ABC, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, ये है V। अब मैं देखता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B along A, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। फार्मूला क्या बनेगा, VB माइनस VA, क्लियर। अब VB किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। मैं यहाँ पर गेम में ट्विस्ट ला रहा हूँ। मैं ट्विस्ट क्या लाऊंगा, मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान लेता हूँ और इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लेता हूँ। कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इससे मुझे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और मैं फ्यूचर के लिए आपके लिए एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा 60 डिग्री। v के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, v cos 60 होता है 1/2 और ये हो जाएगा v sin 60 होता है √3/2। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो VB वेक्टर जो है, VB ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक y एक्सिस के अलॉन्ग, एक x एक्सिस के अलॉन्ग। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ अलॉन्ग x एक्सिस, मैं पूरा लिखूंगा ही नहीं, आई एम ओनली इंटरेस्टेड अलॉन्ग x एक्सिस। x एक्सिस यानी कि इस एक्सिस के अलॉन्ग, a इधर को आ रहा है, b उधर को जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है माइनस साइन पे जा, तो v माइनस v/2। ये स्टेप क्लियर है, ये अपने पास बन जाएगा 3v/2। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर नहीं होगा, आप ये देख लीजिए, डिटेल में ही देख लीजिए। जो a वेक्टर है उसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ प्लस vi कैप। जो वेक्टर b है उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक है -v/2 i कैप,
ए कैप प्लस √3/2 जे कैप। ये आपको क्लियर होगा। मुझे लिखनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट छोड़ दो तो मैं क्या करूंगा -v/2 आई कैप माइनस वी आई कैप। क्लियर? ये बन जाएगा -3/2 वी आई कैप, ये बन जाएगा 3/2 v। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a ओनली अलोंग x एक्सिस, ये बन जाएगी 3/2 v। तो यानी कि हो क्या रहा है, इस लाइन के अलोंग, लाइन AB के अलोंग A एंड B एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं विद वेलोसिटी 3v/2, और इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है, इनको डिस्टेंस कवर करना है d। तो टाइम की वैल्यू आएगी d/3v/2, टाइम की वैल्यू आएगी d/3v/2, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अभी भी मुझे पता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये है मेरे पास पर्सन A, ये है B, ये है C। अब मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा वेक्टर शेक्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। A B की तरफ जा रहा है, B C की तरफ जा रहा है, और इनके बीच में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनके बीच का एंगल ये हमेशा 60 डिग्री रहेगा। ये है मेरे पास V। अब मैं इस V के दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ v/2, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया √3/2 इंटू v। अब देखो इस v के दो कंपोनेंट लिए, a पूरी की पूरी वेलोसिटी इसी के लाइन के अलोंग है, a सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना है। a जा रहा है b की तरफ और b आ रहा है a की तरफ। a जा रहा है b की तरफ विद वेलोसिटी v और b आ रहा है a की तरफ विद v/2। तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, बड़ी जल्दी से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे अलोंग दिस लाइन, वो कितनी बन जाएगी 3v/2। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ इस एंगल पे डिपेंड करती है। ये v तो फिक्स है, v/2 जो कंपोनेंट है ना था वो एंगल पे डिपेंड करता है। और जब पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी रहती है, हमेशा ये एंगल 60 डिग्री बना रहता है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू थ्रू आउट देयर मोशन कांस्टेंट रहती है, विच इज रिलेटिव वेलोसिटी इज 3v/2। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, एस रिलेटिव, दिस इज d, तो टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एस रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। ठीक है, अगर अभी भी समझ ना आया हो तो चिंता मत करो, इसके लिए एक और इलाज भी है, अपने पास इस क्वेश्चन का शॉर्टकट फार्मूला भी है। समझ में नहीं आया तो भी आप लोग हर क्वेश्चन तो पूरी तरह से सॉल्व कर ही लोगे। टाइम का फार्मूला है d/1 माइनस cos 2π/n इंटू v। खत्म। ये क्या है भाई, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इज प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे इस केस में जो हमने अभी किया, n की वैल्यू थी 3, तो t की वैल्यू बन जाएगी d/1 माइनस cos 2π/3 इंटू v। ये कितना हो गया, cos 2π कितना होता है 360 डिग्री, 360/3 120 डिग्री। ये बन गया अपने पास d/1 माइनस cos 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, ये आपके पास -1/2 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, d/3v/2 यानी कि 2d/3v आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ से भी सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा। हमने अभी पीछे कैलकुलेशन की है 4 पार्टिकल्स के लिए, उस केस में मैं n की वैल्यू को 4 पुट कर दूंगा। जब n की वैल्यू को 4 पुट करूंगा तब देखते हैं टाइम की वैल्यू कितनी आती है, d/1 माइनस cos 2π/4 इंटू v। ये हो गया 360/4 यानी कि 90 डिग्री, 1 माइनस cos 90 डिग्री इंटू v, cos 90 होता है 0, आंसर बन गया d/v, यानी कि t की वैल्यू अपने पास आ गई d/v। क्लियर? तो पिछला आंसर भी सेम यही आया था, तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट फॉर्मूला आल्सो।
Next question, this one is conceptual one. The direction of a vector A is reversed. मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर A है, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया गया है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड. What are the values of delta A vector? डेल्टा A के ऊपर वेक्टर डाला गया है, यानी कि डेल्टा मीन्स चेंज, मीन्स फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. इन दोनों में क्या फ़र्क है? फाइनल वेक्टर कितना है हमारे पास? माइनस ए. इनिशियल वेक्टर कितना था? ए. क्लियर? तो डेल्टा ए वेक्टर चेंज इन वेक्टर ए, ये कितना हो जाएगा? -2a वेक्टर. ठीक है, ये आंसर हो गया. या अगर मुझे लिखना हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज इन वेक्टर ए, तो मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? -2a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि 2a आ जाएगी. क्लियर? तो ये भी हमारा एक आंसर बन सकता है एज फार एज वन मोर पार्ट इज कंसर्न्ड. सेकेंड पार्ट है डेल्टा ए मैग्नीट्यूड. फर्क क्या है? यहाँ पर क्या था? डेल्टा ए के ऊपर वेक्टर था, यानी कि पहले चेंज इन वेक्टर के बारे में पूछा गया था. यहाँ पर क्या है? चेंज इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड. पहले हमने चेंज इन वेक्टर निकालना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है. जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. चेंज बाद में निकालना है, पहले क्या निकालनी है? मैग्नीट्यूड. तो मैं लिखूंगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो ये मेरे पास आएगा फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस है, यहाँ पर वेक्टर्स का डिफरेंस है. यहाँ पर सीधा मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर पहले वेक्टर्स का डिफरेंस निकाल के फिर उसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है. आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले मैग्नीट्यूड लिख के फिर डेल्टा लिखा गया है. तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है. तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. इसको आप बोलोगे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 0. ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर. फर्क है बेटा, चेंज इन मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर है, दोनों में फर्क आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखना, इसके कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ वेक्टर ऑफ लेंथ l इज टर्न्ड थ्रू एंगल थीटा. ये मैं पहले 2 बार करवा चुका हूँ, बट दोबारा से करेंगे. एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है l, इसको हमने टेल से पकड़ के थीटा एंगल से घुमा दिया. अगर ये इनिशियल वेक्टर L1 था, बाद में वेक्टर L2 हो जाएगा. क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा. बट वेक्टर को पकड़ के घुमाया गया है, यानी कि ये मान लो ये वेक्टर था, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो इसका मतलब ये है देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड. ये जो हेड है ये कितना चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना आया. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट चेंज. ठीक है, आंसर देखो सारी मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डेल्टा एल. चेंज इन मैग्नीट्यूड, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फिर उसकी मैग्नीट्यूड. ओके, इफ़ यू रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स की लेंथ सेम हो और उनके बीच में एंगल हो थीटा. मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है. सपोज बोथ आर ऑफ मैग्नीट्यूड x. मैंने आपको कहा था कि इनका जो रिजल्टेंट है अगर ऐड करके लिखना हो, अगर मैग्नीट्यूड ऐड करके लिखनी हो तो शॉर्टकट बताया था 2x cos θ/2. याद करो. और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था जब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की थी, मैंने कहा था अगर डिफरेंस लिखना होगा, माइनस लिखना हो तो क्या आएगा? यहाँ पर साइन आएगा 2x sin θ/2. ये रिजल्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो.
आप ये रिजल्ट कैसे लिख सकते हो? यू मे राइट डाउन 2l sin थीटा बाई 2 बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे के छोड़ देता हूँ। आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, -2 इंटू एल इंटू कॉस थीटा। फिर आपको यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला तो 2 sin स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। आपको ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। डन, आगे चलें। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन दैट वेक्टर सी इज वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर सी मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर a। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड वेक्टर b, ठीक है। मैं जानबूझ के a और b वेक्टर के बीच का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है वेक्टर c। Using parallelogram law of vector addition, we can say that vector c is equal to vector a plus vector b। c एंड a के बीच में एंगल है अल्फा, c एंड b के बीच में एंगल है बीटा। डायग्राम में देखो मैंने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। डायग्राम देख के बताओ किसका कौन सा एंगल कम है, अल्फा कम है या बीटा कम है? क्लियरली अल्फा कम है, अल्फा इज लेस देन बीटा। यानी कि अगर a की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन अल्फा इज लेस देन बीटा या वाइस वर्सा। आप ये भी कह सकते हो अल्फा इज लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन b। समझना कैसे है? ऐसे समझना है कि अगर दो वेक्टर्स में ऐड कर रहा हूँ, मान लो एक 100 न्यूटन का है और एक 1 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? अगर मैं एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगाता हूँ, एक 100 न्यूटन की एक 1 न्यूटन की, एट सम एंगल, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? उसका मैक्सिमम मोशन जो है, जो एक्सेलरेशन है, वो 100 न्यूटन की तरफ ही होगी। मीन्स वो जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो 100 न्यूटन की तरफ मैक्सिमम इंक्लाइंड होगी। यानी 100 न्यूटन के साथ एंगल कम बनेगा, यानी कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना रिजल्टेंट का एंगल उस फोर्स के साथ कम बनेगा। यही बात हमने यहाँ पर कही है। अगर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल कम बनेगा, रिजल्टेंट उसके नज़दीक आ जाएगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। क्लियर? अगर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसके लिए एंगल अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर a, वो कम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, हमें दो फोर्सेस गिवन है, F1 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड सेकेंड फोर्स गिवन है x माइनस वाई। हमें इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है ताकि इनका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो सके। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वेयर प्लस f2 स्क्वेयर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ से cos थीटा को फाइंड आउट करना है। मैं r की वैल्यू पुट करूँगा, f1 f2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। मैं साथ के साथ थोड़ा सा एक स्टेप बचाने के लिए स्क्वेयर भी कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आप खुद ट्राई करना, आपकी कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएंगी। यू विल गेट दिस वैल्यू। रीअरेंज कर लो एक्स स्क्वेयर, ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट करके देखो क्या आपका आंसर इस तरह से मेरे जैसे मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, एंड लास्ट में हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा को एक तरफ रख लो और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। यू विल गेट दिस रिजल्ट। अगर आपको थीटा लिखना है, क्वेश्चन में एंगल पूछा है,
थीटा आएगा कॉस इनवर्स। याद रखना है कॉस इनवर्स सिंबल है, कॉस इनवर्स का मतलब 1/cos नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2-3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लिया। वी जस्ट अप्लाइड फॉर्मूला। मैंने सिर्फ इसलिए करवा दिया, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। कैलकुलेशन तो अभी भी मैंने जानबूझ के नहीं की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद कैलकुलेशन करके मेरे साथ यहाँ पर स्टेप्स मैच करने की कोशिश करो। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ मेरी तरफ से ये लेक्चर समाप्त होता है। वेक्टर्स की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करिए। नमस्कार।